नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में मुगल काल। मुगल काल जो रहा वो रहा 1526 से 1707 ईस्वी तक। 1707 से भी 1857 तक भी रहा, लेकिन वह मुगल काल बहुत ही कमज़ोर रहा और बहुत छोटी मोटी जगह जैसे दिल्ली तक ही सीमित हो गया, है ना। कुछ हिस्सों में रहा, तो इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। तो मुगल काल अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 1526, जब बाबर ने किसको हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को, उसके बाद शुरू होता है और 1707 तक मुख्य रूप से रहा। अब बाबर की बात कर लेते हैं। तो इसका जन्म स्थान फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो कि मिडिल एशिया में है। और इसका जन्म हुआ 1483 ईस्वी में। इसकी दादी दौलत एहसान बेगम, इसी की सहायता से 1494 में फरगना का शासक बन गया बाबर। बाबर का सपना था कि वह समरकंद को जीते। 1504 में उसने काबुल पर आक्रमण किया। 1504 में काबुल पर आक्रमण किया और 1519 में बहरावा बाजोर, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, उस पर आक्रमण किया। यह भारत पर उसका पहला आक्रमण था और बाबर ने पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया था। तो भारत में पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग तो कौन कर रहा है? बाबर। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध कई बार पूछा जाता है। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया और तोपची इसके थे अली एवं मुस्तफ़ा। तुगलमा पद्धति, उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने कहा था कि काबुल की गरीबी अब और नहीं, और इसने प्रत्येक काबुल वासी को शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का दिया। इस कारण वह कलंदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रत्येक काबुलवासी को चांदी का सिक्का दिया। वह किस नाम से था? शाहरुख नाम से, इसलिए उसको कलंदर के नाम से जाना जाने लगा। किसको? बाबर। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। अब खानवा का युद्ध नहीं पूछते, पूछ लेते हैं किसके किसके बीच हुआ। तो बाबर और सांगा, राणा सांगा के बीच होता है खानवा का युद्ध। और 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के बीच। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर व अफगानों के बीच में। 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु और बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुझो के बाबरी या बाबरनामा, और इसकी भाषा है चगताई तुर्क। पायंदा खान ने बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किया और अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय इसका फारसी में अनुवाद किया। आर्स्कीन एवं लीडेन ने बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया और पावेद दी कर्तले ने फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। इसमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन है, आर्थिक भी स्थिति का वर्णन। और जो क्वेश्चन आया था कि बाबर की आत्मकथा में किन हिंदू राजाओं का वर्णन है, तो बाबर की आत्मकथा में दो हिंदू राजाओं का वर्णन है, जो है एक कृष्णदेव राय, इसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। इसके अलावा दूसरे हैं राणा सांगा, इनके शौर्य की प्रशंसा की गई। इसके अलावा बाबर की आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख है: दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा तथा बहमनी। दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा तथा बहमनी। बाबर की आत्मकथा में भारत को कारीगरों का देश बताया गया है और आर्थिक रूप से समृद्ध बताया गया है। आम को फलों का राजा बताया गया है। गंगा नदी का भी उल्लेख है। और बाबर की आत्मकथा में भारत के 3 अभिशाप लिखे हैं: लू, आंधी तथा गर्मी। और इसमें फारसी चित्रकार बिहजाद के नाम का भी उल्लेख है। पूछ लेता है बिहजाद, तो फारसी चित्रकार
बिहजात के भी नाम का उल्लेख है बाबर की आत्मकथा। अब बात करते हैं हुमायूं का। तो हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन ये था बहुत दुर्भाग्यशाली। हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में वितरित कर दिया। कामरान को काबुल दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया और अस्करी को संभल दे दिया। कामरान को काबुल, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात दे दिया। 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है हुमायूं और अफगानों के बीच में, जिसमें हुमायूं जीत गया। चुनार का घेराव किया गया और शेर खान ने हुमायूं के साथ संधि कर ली। इसके बाद हुमायूं ने चलाया गुजरात अभियान। देखिए, सब गुजरात क्यों जा रहे थे आपको मालूम है? क्योंकि गुजरात पर तो क्या था? बंदरगाह। गुजरात क्या था? बंदरगाह। और वहाँ से क्या कंट्रोल हो रहा था? व्यापार। और व्यापार कंट्रोल करना है तो गुजरात पर कंट्रोल जमाना ही हो। और राजस्थान पड़ता था बीच में, तो वो उस पर भी कंट्रोल करना था। राजस्थान बीच में पड़ रहा था, इसलिए उस पर भी कंट्रोल करना था। गुजरात बंगाल इसलिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। नहीं तो आपने सुना कि पंजाब अभियान चलाया और ऊपर चले गए उत्तराखंड, बोले जगह अच्छी है ना। वो भाग रहे थे, एक और बंगाल पर हो, दूसरा यहाँ पर गुजरात पर हो। तो हुमायूं का गुजरात अभियान 1534-35 में शुरू हुआ। हुमायूं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात को पुनः जीत लिया। और कालांतर में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की हत्या कर दी थी। फिर चुनार का घेराव जो हम बता रहे, 1537 में शेर खान बंगाल की तरफ चल पड़ा। शेर खान ने बंगाल को उजाड़ दिया। हुमायूं ने बंगाल को फिर से बसाया और उसका नाम रखा जन्नताबाद। और 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। इम्पोर्टेंट, सन इम्पोर्टेंट। 1539 ईस्वी चौसा का युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं हार गया। हुमायूं ने कर्मनाशा नदी में छलांग लगा दी और निजाम सक्का भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। हुमायूं नामा के अनुसार इसने कहा कि भाई तुमने जान बचाई है तो निजाम सक्का एक दिन का बादशाह बना और उसने चमड़े के सिक्के चलाए। एक दिन के लिए उसको कहा कि हम आपको सम्मान स्वरूप एक दिन का बादशाह बनाते हैं क्योंकि आपने हमारी जान बचाई थी। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये भी पूछा जाता है, तो 1540। चौसा चौसा के बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये होता है 1540। ये भी हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। हुमायूं एक बार फिर पराजित हुआ और अमरकोट चला गया। अमरकोट के राजा राणा वीर साल ने हुमायूं को शरण प्रदान करी और हुमायूं ने मीर बाबा दोस्त, जो हिंदाल के गुरु थे, उसकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम ही अकबर की मां थी। 1545 में हुमायूं ने फारस के शाह की सहायता से काबुल व कांधार को जीत लिया। और फिर होता है 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, हुमायूं ने नसीब खान व तातार खान, जो अफगान सेनापति थे सिकंदर सूरी के, उसको पराजित कर दिया।
1555 में फिर होता है सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर्य को पराजित कर दिया। 1556 में क्या होता है कि दीन पनाह महल के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। और कुछ दिनों तक हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला साहिब बेगसी को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता कि बादशाह भी जिंदा है, और प्रशासनिक कार्य तारदी बेग संभालता था। उसी समय हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को जीत लिया। अब आगे आते हैं सबसे अच्छा शासक शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। इसका जन्म स्थान था बजवाड़ा होशियारपुर पंजाब। इसकी शिक्षा हुई जौनपुर, और इसके पिता जौनपुर के शासक की सेवा में थे। था कौन ये? था एक अफगानी। शेर शाह सूरी के पिता को सासाराम एवं ख्वासपुर में जमींदारी मिली थी। शेर शाह ने प्रशासनिक अनुभव भी वहीं से प्राप्त किए, और शेर खां यानी बंगाल के शासक बहार खां लोहानी के पास सेवा में गया, और बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। किसे? शेर शाह सूरी को। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में हिस्सा लिया था। कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध। और 1539 चौसा के युद्ध के पश्चात शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की, और वो कहलाया शेर शाह सूरी। फिर होता है 1540 कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध के पश्चात शेर शाह ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और शेर शाह ने चुनार की विधवा शासका लाड बेगम से विवाह किया। अब शेर शाह सूरी आगे बढ़ता है। 1541 में बंगाल अभियान करता है, और 1541 में ही वो गकबरों के विरुद्ध अभियान में हिस्सा लेता है। 1542 में वह मालवा अभियान चलाता है, और रायसीन अभियान 1543 में चलाता है। रायसीन में पूरणमल शासक था, और शेर शाह सूरी ने षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या कर दी। इस घटना से आहत होकर कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली, और यह घटना शेर शाह सूरी के जीवन पर कलंक मानी जाती है, क्योंकि कुतुब खान जो उसका पुत्र था उसने आत्महत्या कर ली कि आपने षड्यंत्र किया। इसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544, जो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कालिंजर अभियान आपको याद करना है, वो है 1545। कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय घायल हो गया, और उसकी मृत्यु हो गई। कई बार नाम पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है किस अभियान के समय। तो कौन सा? उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय शेरशाह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार। तो सुधार में बंगाल में प्रशासनिक सुधार की बात करें कि उसने क्या क्या किया प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी ने बंगाल को शेर शाह सूरी ने बंगाल को सरकार यानी कि जिला और परगना यानी कि तहसीलों में विभाजित किया। याद रखना, सरकार मतलब जिला और परगना मतलब तहसील। और शक्तियों का क्या कर दिया? विकेंद्रीकरण, मतलब नीचे स्तर पर भी शक्तियां बांट दी। सरकार में होते थे सिकदार ए सिकदारान जो थे प्रशासनिक अधिकारी, और मुंसिफ ए मुंसिपान जो थे राजस्व अधिकारी। सरकार मतलब जिला, परगना माने तहसील में सिकदार हुए प्रशासनिक इकाइयां, और मुंसिफ हुए राजस्व शक्तियां वाली इकाइयां। एक नए पद का भी सृजन किया शेरशाह ने, अमीर या फिर अमीन ए बांग्ला। और काजी फजीलात जो थे, काजी फजीलात वो प्रथम अमीर ए बांग्ला थे।
फिर शेरशाह सूरी द्वारा किए गए मुद्रा सुधार के बारे में बात करें। तो शेरशाह सूरी ने 2 सिक्के आरंभ किए, चांदी का रुपया, चांदी का चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसके समय शुरू हुआ? सल्तनत काल में, याद करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। और शेरशाह ने चांदी का क्या चला दिया? रुपया और तांबे का दाम। 23 टकसाला यानी कि मिंट स्थापित करवाई। सिक्कों पर टकसाल का नाम, शासक का नाम अरबी व देवनागरी लिपि में लिखा होता था। किस लिपि में लिखा होता था? अरबी व देवनागरी लिपि। अब शेरशाह सूरी द्वारा किए गए भू राजस्व सुधारों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि को 3 भागों में विभाजित किया, उत्तम मध्यम व निम्न जागीरदारों की स्थिति को कमजोर किया और सिकंदरी गज का प्रयोग किया, इंपॉर्टेंट, और 2 उपकर यानी कि सेस लागू किए, जरीवाना यानी कि भूमि पैमाइश कर 2.5% और महासिलाना यानी कि भू राजस्व संग्रहण कर जो कि था 5%। उपकर थे जरीवाना, जरीब से होता है ना, तो जरीवाना भूमि पैमाइश कर, और महासिलाना जो भू राजस्व संग्रहण कर जो यानी कि 5% था, भू राजस्व संग्रहण कर। शेरशाह सूरी ने अकाल राहत कोष कर लागू किया, किसानों को पट्टे जारी किए, किसानों ने कबूलियतें लिखी, और शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को रे या रई कहा जाता था। न्यायिक सुधार की बात करें तो शेरशाह सूरी न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास रखता था। उसने अपने स्वयं के भतीजे को मृत्युदंड दिया था, और शेरशाह सूरी ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेरशाह सूरी के शासनकाल में यदि एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर हीरे जवाहरात से भरी टोकरी लेकर जाए तो किसी को उसके लूटने की हिम्मत नहीं होती थी। समझ रहे? बुलडोजर बच जाता था उसके टाइम में भी। अन्य सुधार जो शेरशाह सूरी द्वारा किए गए वो देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ने सड़कों का निर्माण कराया, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, NH-12 इसका पुनर्निर्माण कराया। जीटी रोड पहले से बनी थी, उसका क्या कराया? पुनर्निर्माण। 1700 से अधिक सरायों का निर्माण कराया, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए। इतिहासकार कानून गो ने इसे सूर साम्राज्य की धमनियां कहा है। किन्हें? सरायों को। और शेरशाह सूरी ने, इंपॉर्टेंट है, डाक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। तो सब कुछ मैनेज कर रहा था शेरशाह सूरी। रीजन था, एक तो बहुत ही बुजुर्ग था, दूसरा बहुत ही समझदार था। स्थापत्य कला की बात करें तो पटना शहर को बसाने वाला अब शेरशाह सूरी ही है, और दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने कराया। लाल दरवाजे का निर्माण शेरशाह सूरी ने, और रोहतासगढ़ किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण इसने कराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो वो है सासाराम बिहार में स्थित है। और टोडरमल जो थे वो शेरशाह सूरी के दरबारी थे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है किसके दरबारी थे टोडरमल? तो शेरशाह सूरी के। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी इनके भी समय ही नहीं, इनके भी। और अब्बास खां सरबानी भी इनके दरबार में था, और उसकी पुस्तक तारीख शेरशाही, तोहफा ए अकबर शाही। तो शेरशाह सूरी के बाद आते हैं सत्ता पर इस्लाम शाह सूर। तो इस्लाम शाह सूर 1545 से 1554 तक राज किया इन्होंने। मानगढ़ के किलों का इन्होंने निर्माण कराया, मानकोट, कानूनों का संकलन कराया, और इस्लाम शाह सूर की मौत के बाद सूर साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। फिर आते हैं सिकंदर सूर 1554-55। बस हुमायूं ने इसे यहीं पटकनी दी और दिल्ली को जीत लिया। अब बात करते हैं हेमू की, जो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य नामक
उपाधि भी लगाता था। तो हेमू रेवाड़ी के बाजार में नमक का दलाल था। वह आदिल शाह जो चुनार के थे उनका सेनापति था और वह नर्तक भी था, यानी कि डांस भी अच्छा करता। हेमू ने लगातार 22 लड़ाइयां जीती थी और आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और दिल्ली का अगर अंतिम हिंदू शासक पूछे तो वो कौन था? हेमू था। तो ऑल इन वन हेमू जो था एकदम हीरो टाइप आदमी था। डांस भी कर लेता था, बिजनेस भी कर लेता था, 22 लड़ाइयाँ भी जीत ली थी, आगरा दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी। अब आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। उसमें हेमू लड़ता हुआ मारा गया। हेमू लगभग जीतने ही वाला था, लेकिन हेमू की मृत्यु की खबर सुनते ही भगदड़ फैल गई और उसकी सेना तितर बितर हो गई और दिल्ली की सल्तनत पर इस्लामिक राज पुनः स्थापित हो गया। वरना अगर हेमू जीतता तो फिर हिंदू साम्राज्य स्थापित होता। इसके बाद आते हैं बादशाह अकबर, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक राज करते रहे। इनका जन्म 1542 अमरकोट किले में। बचपन का नाम था बदरुद्दीन। संरक्षक थे मुनीम खां। सेकंड संरक्षक थे बैराम खां। राज्याभिषेक कालानौर हरियाणा में हुआ और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के बीच लड़ा। अकबर की तरफ से संरक्षक था बैराम खां। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 1560 तक सभी शक्तियां भी बैरम खां के पास थी। 1560 तक सभी शक्तियां बैरम खां के पास थी और 1560 के बाद बैरम खां का पतन होने लगा। अकबर ने बैरम खां से बोल दिया कि आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या? कि मालवा व चंदेरी की सूबेदारी ले लो और निकल लो यहाँ से। और फिर कहा या तो बादशाह जो हमारे आंतरिक मामलों के प्रमुख बनो, नहीं तो चुपचाप हज यात्रा पर निकल जाओ, इंतजाम हम करें। उसके बाद तलवाड़ा तिलवाड़ा का युद्ध में बैरम खां पराजित होता है और हज को चला जाता है। पाक पाटन यानी कि गुजरात में एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी और पाटन के फकीरों ने बैरम खां का अंतिम संस्कार किया। अकबर पर हरम का प्रभाव था और हरम से ही मैक्सिमम निर्णय लिए जाते थे 1560 से 1562 तक, और उसी को बोलते हैं पेटीकोट शासन या अत का खेल। 1560 से 1562। और किन किन महिलाओं का प्रभाव था अकबर पर, यह भी देख लेते हैं। महामनगा, जीजी अनगा, आदम खां, मुनीम खां प्लस हरम की महिलाएं। महामनगा, जीजी अनगा, आदम खां, मुनीम खां। और 1562 में अकबर ने आदम खां की हत्या करा दी और इसी सदमे से महामनगा की मृत्यु हो गई और अकबर हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया। कब? 1562 में। अब अकबर के द्वारा किए गए आरंभिक सुधारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1562 में अकबर ने कहा कि युद्ध बंदियों का जबरन धर्मांतरण न हो और दास प्रथा पर प्रतिबंध हो। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और 1564, ये सन याद रखना है, 1562 में कह दिया कि युद्धबंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगे, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगे। 1563 में अकबर कहता है कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देते हैं और 1564 पूछ लेता है सन, जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने। अब बात करें अकबर द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों के बारे में। इनका भी क्रम आता है, तो सन के हिसाब से आप लोग क्रम याद रखेंगे। तो सबसे पहले भागा मालवा की तरफ। तो बाज बहादुर जो मालवा के था अकबर के दरबार में आ गया और रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली 1561।
और 1564 में गोंडवाना अभियान, जो कि महाराष्ट्र में, तो रानी दुर्गावती ने मजबूती से मुगल सेना का सामना किया और अंत में लड़ती हुई मारी गई, और उसका पुत्र जो वीर नारायण था वो वहाँ का शासक था। तो 1564 में गोंडवाना अभियान, 1561 में मालवा अभियान, और 1567-68 में चित्तौड़ अभियान, और 1572-73 में गुजरात अभियान। गुजरात की तरफ हमने कहा ना जरूर जाएंगे सब। तो अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर तृतीय को पराजित कर दिया और गुजरात अभियान की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस अभियान की याद में कराया था? गुजरात अभियान की याद। इतिहासकार स्मिथ ने गुजरात अभियान को विश्व का सबसे तेज गति से किया गया अभियान बताया है। और इसके बाद सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी कर दिया गया, नाम बदलने में वो भी माहिर था। कैम्बे यानी कि खंबात की खाड़ी में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। इसके बाद 1581 में काबुल अभियान, तो अपने चचेरे भाई मिर्जा हकीम को पराजित किया अकबर ने और बख्तूनिसा को वहां का गवर्नर बनाया। 1586 में मान सिंह को काबुल का गवर्नर अकबर ने नियुक्त किया। और 1586 में कश्मीर अभियान, तो बीरबल यूसुफजई कबीले से लड़ता हुआ मारा गया। बीरबल यूसुफजई कबीले से लड़ता हुआ मारा। 1591 में सिंध अभियान चलाया गया। 1592 उड़ीसा, 1595 में कांधार व बलूचिस्तान, और 1601 में खानदेश यानी कि महाराष्ट्र। अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबियों से खोला था। यह अकबर का अंतिम अभियान था। कौन सा? खानदेश का अभियान। अब क्वेश्चन पूछ लेता है अकबर के नवरत्नों के बारे में, या तो पूछ लेगा निम्न में से कौन से अकबर के नवरत्न नहीं है, या पूछ लेगा निम्न में से कौन से अकबर के नवरत्न हैं। तो नवरत्नों के बारे में चर्चा जरूर कर लें और याद भी कर लें। तो सबसे पहले तानसेन की चर्चा ना हो, नवरत्न की चर्चा हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, और इनकी शिक्षा हुई ग्वालियर संगीत शिक्षा विद्यालय, इम्पोर्टेंट। ये पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। इनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी, और दूसरे गुरु थे मोहम्मद गौस, और इनसे प्रभावित होकर इस्लाम अपनाया गया। इसने तानसेन ने, और उपाधि क्या थी? कंठाभरण वाणी विलास। और ध्रुपद गायकी का विकास किया तानसेन ने, और कई राग एवं रागनियां भी बनाई तानसेन ने। क्वेश्चन कई बार आया कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित, तो जिस घराने से हैं तो ग्वालियर में ही स्थित था। इसके अलावा इनकी राग देख लो तानसेन की, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, और दरबारी कन्हाड़ा, ये इनकी राग है। अब बीरबल की बात कर लें तो इसका वास्तविक नाम था महेश दास, और उपाधि थी राजा की, और 1583 में यह अकबर के न्याय विभाग का प्रमुख बना। इसके बाद अबुल फजल की बात कर रहे हैं। ये भी नवरत्नों में से एक थे। इनके पिता थे शेख मुबारक, बड़ा भाई था फैजी, जन्म स्थान नागौर था। पुस्तक है अबुल फजल की अकबरनामा, अकबरनामा 1, अकबरनामा 2। अच्छा, इनकी भी पार्ट 1 पार्ट 2 आती थी। और आईने अकबरी। 1602 में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अब आ जाओ, फैजी इसका बड़ा भाई था। फैजी का जन्म स्थान भी नागौर ही होगा, और इसकी उपाधि थी राजकवि, इम्पोर्टेंट है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जिसे रज्मनामा कहा जाता है, तो ये थे फैजी।
और अनुवादक और कौन थे, मतलब करवाया था फैजी ने, तो अनुवादक थे नकीम खां और अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खां, ये दो थे अनुवादक महाभारत के। इसके अलावा फैजी ने रामायण का भी अनुवाद किया और लीलावती का अनुवाद किया फारसी में, फैजी ने। अब बात करते हैं अगले नवरत्न की, तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी उपाधि थी खान खाना। बैरम खां का पुत्र था, जहांगीर का गुरु था, हिंदी भाषा के कवि था। पुस्तक है बैरवे नायका का भेद, बैरवे नायका का भेद। इसके बाद टोडरमल आते हैं। टोडरमल उपाधि थी राजा की। इससे पहले गुजरात का दीवान नियुक्त किया गया था, कालांतर में केंद्र में दीवान नियुक्त किया गया। टोडरमल ने भू राजस्व सुधार, इंपॉर्टेंट, टोडरमल ने भू राजस्व सुधार किए और आईन दहसाला पद्धति को लागू किया। किसने? टोडरमल ने। इंपॉर्टेंट, आईन दहसाला पद्धति को शुरू किया टोडरमल ने। इसके अलावा मान सिंह जो था आमेर का शासक, और कौन कौन थे? मिर्जा अजीज कोका, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम। हकीम हुमाम यह खान सामा यानी कि कुक था। अब चर्चा करते हैं अकबर की धार्मिक नीति की। तो सुलह कुल की नीति अपनाया किसने? अकबर ने। युद्धबंदियों के धर्मांतरण पर लोग रोक लगाई 1562 में अकबर ने। दास प्रथा पर रोक लगाई 1562 में अकबर में। और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में अकबर ने। और जजिया कर समाप्त किया 1564 में अकबर ने। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है अकबर। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है अकबर और मुस्लिम विद्वानों को आमंत्रित भी करता है। 1578 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धर्म संसद की स्थापना करता है और अन्य धर्मों के विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया। किस धर्म से किस किस को? देख लो, हिंदू धर्म से देवी व पुरुषोत्तम को, पारसी से दस्तूर जी मेहर जी राणा, और अकबर ने उन्हें दरबार में अग्नि जलाने की भी अनुमति दी। देखो, पारसियों की पवित्र चीज होती है अग्नि, तो दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति दे दी थी। किसको? दस्तूर जी मेहर जी राणा को। किसने? अकबर ने। जैन धर्म से किसको बुलाया? हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी। और ईसाई से बुलाया एक्वाबिया और मोन्सेरात, एक्वाबिया और मोन्सेरात। 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा की और शेख मुबारक ने महजर का प्रारूप तैयार किया गया था। 1582 में 1582 में दीन इलाही की स्थापना होती है, या तौहीद इलाही की, और अकबर इसका प्रमुख होता है। और इसका प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। पवित्र दिन था रविवार, सबसे पवित्र इसमें प्रकाश था। और मात्र 18 लोगों ने इसमें अपनाया। बीरबल इकलौता हिंदू था जिसने इसे अपनाया। यह एक आचार संहिता थी जिसमें पैगंबर, पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, विचारधारा का अभाव है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार यह अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। मूर्खता का क्यों? कि यार, जब तुमको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ के मुस्लिम्स का, हिंदूज का, तो तुम एक अलग धर्म क्यों चलाना चाहे? अलग धर्म में तो विरोध ही होगा ना। इसलिए उसने कहा कि ये तो अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। इसके बाद सलीम, तो सलीम ने अकबर के खिलाफ 2 बार विद्रोह किया और बाद में वह चला गया इलाहाबाद। अब बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम यानी कि सेखू बाबा। 1605 से 1627 जहांगीर का राज चला अकबर के बाद, और उसके बचपन नाम सेखू बाबा और वैसे नाम सलीम। माता थी हरकाबाई, पत्नी थी मानबाई।
जहांगीर की माता हरखाबाई और पत्नी मानबाई। मानबाई जो थी वो मान सिंह आमेर के जो थे उनकी बहन थी और उनके पुत्र का नाम खुसरो था। मानबाई से जो उत्पन्न पुत्र हुआ उसका नाम खुसरो था और उसको बोलते हैं मोस्ट हैंडसम प्रिंसेस ऑफ द इरा, उस समय का सबसे हैंडसम राजकुमार। साय बेगम के रूप में मानबाई को प्रसिद्धि मिली और लेकिन जहांगीर की आदतों से परेशान होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। दूसरी दूसरी पत्नी मानीबाई जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम मानीबाई, यह जगत गोसाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। मानीबाई जगत गोसाई के रूप में प्रसिद्ध हुई और उसका पुत्र था खुर्रम, यानी कि जिसको बोलते हैं साय जहां। खुर्रम यानी कि साय जहां। और जहांगीर ने राज्याभिषेक के समय 12 घोषणाएं की थी और न्याय की सोने की जंजीर किसने लगाई? जहांगीर ने। और उसमें कितनी घंटियां थी? 66 घंटियां थी। अब शाहजहां हो गए यानी कि खुर्रम और खुसरो दोनों हो गए, उत्तराधिकार की जंग चलने लगी। तो 1606 में खुसरो का विद्रोह हुआ। तो खुसरो को मामा मानसिंह और ससुर मिर्जा अजीज कोका का सहयोग प्राप्त था। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इस कारण से जहांगीर ने अर्जुन देव जी की, जो सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु, उनकी हत्या करा दी और सिख मुगल संघर्ष का आरंभ हो जाता है 1606 से। तो एक बात ध्यान रखो, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जी। और अर्जुन देव जी की हत्या किसने कराई? जहांगीर ने। या पूछ लेता जहांगीर ने कौन से गुरु की हत्या कराई? तो जहांगीर ने अर्जुन देव जी की हत्या कराई। अब होता है बहरावल का युद्ध, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और उसकी आंखें फोड़ दी गई। और 1621 में शाहजहां ने बुरहानपुर में खुसरो की हत्या ही कर दी। अब 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया हेक्टर नामक जहाज में बैठकर। 1609 में आगरा में जहांगीर से मिला और वह फारसी भाषा भी जानता था। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया और कैप्टन हॉकिंस 3 साल तक आगरा में रुका, लेकिन व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में असफल रहा। तो इसको हाथ कुछ नहीं आया, 3 साल बेचारा बना रहा। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो या टॉमस रो भारत आते हैं। पहले कैप्टन हॉकिंस आए, फिर सर टॉमस रो आए 1615। अजमेर में जहांगीर से मिला और जहांगीर ने से व्यापारिक रियायतें यानी कि छूट प्रदान करी। 1615 में खुर्रम यानी कि शाहजहां ने मेवाड़ के साथ संधि करी और 1617 में खुर्रम ने अहमदनगर के साथ संधि की और जहांगीर ने खुर्रम को शाह जहां यानी कि शाहजहां की उपाधि धारण की। अब जहांगीर के बाद 1611 से 1622 आती हैं नूरजहां झुंटा। नूरजहां झुंटा, इनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा और नूरजहां के पति थे अली कुली बेग।
तो जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर ए अफगान की उपाधि दी थी और उसके बाद खुद ही हत्या भी करवा दी। शेर ए अफगान की उपाधि धारण किसको कराई? अली कुली बेग को, और बाद में उनकी हत्या करा दी। और जहांगीर ने ही मेहरुन्निसा को नूर ए जहां की उपाधि दी। नूरजहां जुंटा के अन्य सदस्य कौन थे? तो पिता थे गयास बेग, माता थी अस्मत बेगम, भाई आसफ खां और साय जहां। पिता गयास बेग, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां और साय जहां। पिता गयास बेग की उपाधि थी एतमादुद्दौला और अस्मत बेगम, इत्र का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम ने। नूरजहां की क्या थी? माँ। इस समय पर सभी शक्तियां नूरजहां के पास ही थीं और नूरजहां शाही फरमानों पर हस्ताक्षर भी करती थी। नूरजहां झरोखा दर्शन भी देती थी। और नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करा दिया। और नूरजहां जुंटा, जो नूरजहां का ग्रुप था जिसमें सब लोग शामिल थे, जो ऊपर हम बता चुके हैं, तो नूरजहां जुंटा में आपसी फूट पड़ गई आसफ खां व नूरजहां की। 1622 में शाहजहां का विद्रोह होता है दक्कन में, और महावत खां एवं परवेज जो था जहांगीर का बेटा, उसने इसका दमन कर दिया। 1626 में महावत खान ही विद्रोह कर देता है, और महावत खान जो था वो परवेज का समर्थक था। महावत खान ने जहांगीर को बंदी बना लिया, यानी कि नज़रबंद कर दिया। महावत खान ने जहांगीर को नज़रबंद कर दिया। आसफ खां व नूरजहां ने महावत खां पर आक्रमण कर दिया, और लेकिन पराजित हो गए। तो महावत खान ने नूरजहां को भी बंदी बना लिया, बोले तुम भी आ जाओ। अंत में नूरजहां जहांगीर को लेकर भाग गई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। नोट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जहांगीर ने तंबाकू की खेती पे प्रतिबंध लगा दिया था, और जहांगीर ने बंगाल में बच्चों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात होगी शाहजहां की अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।